नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जिले चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतरी नजर आ रही है। बता दें कि डॉक्टरों की मनमानी और डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज भटक रहे हैं, जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जिले में डॉक्टरों की तैनाती के 177 पद हैं, जिसमें से जिले में मौजूदा समय में केवल 60 डॉक्टर ही तैनात हैं। जिले में 117 डॉक्टरों के पद चल रहे हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 47 डॉक्टर की जगह 30 डॉक्टर तैनात हैं, तो वहीं सीएमओ के अधीन अस्पतालों में 136 डॉक्टरों की जगह केवल 30 डॉक्टर तैनात हैं। और अब जिले 22 लाख जनसंख्या के इलाज की जिम्मेदारी 60 डॉक्टरों के हवाले है। सीएमएस अशोक प्रियदर्शी की लापरवाही से मरीजों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में समय से उपचार नहीं मिल रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज डॉक्टर के इंतजार में उपचार के लिए भटकते रहते हैं। जब इस संबंध में सीएमओ अवनिंद्र कुमार से बात की गई तो कहा कि वे समय समय पर निरीक्षण करते हैं और पूरा मामला आवास विकास सहित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। तैनाती मौजूदा समय कितने तैनात हैं? हमारे जनपद फर्रुखाबाद में अंडर सीएमओ 130 पदों के साथ 36 डॉक्टर तैनात हैं केवल, और लोहिया में अंडर सीएमएस 47 पद हैं, उसके अगेंस्ट 30 डॉक्टर तैनात हैं। डॉक्टर कमी से चिकित्सा व्यवस्था पटरी उतरी हुई है। जैसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर समय से बैठते नहीं हैं। अस्पताल लगभग बंद ही रहता है, मरीज भटकते रहते हैं। कई बार मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है बार बार लोहिया का, तो निर्देश ही दिए जाते हैं टाइम से बैठे, जो भी टाइम 8 से 2 का उसमें आप लोग वेट करिए। आज हम लोगों की टीम पहुंची थी, 9 बजे तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था वहाँ पे। इसके लिए लिखा जाएगा सीएमएस को, सीएमएस साहब को कि वही उसके नोडल है वहाँ, तो समय से बैठा लेने की कोशिश करेंगे। सीएमएस साहब जब बात की जाती है तो टालने लगते बात को। डॉक्टर आ रहे हैं, ड्यूटी पे गए हैं, चेक करने गए हैं। मैं पूछूंगा सीएमएस साहब से कि डॉक्टर का टाइम से बैठना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। आपको बता दें कि मथुरा में गिलट की पायल बनाते समय ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के महाविद्या कॉलोनी में गिलट की पायल बनाते समय ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई मकानों में भी दरार आ गई। पुलिस ने महिला छत विक्षत शव को एकत्रित करके मोर्चरी में भिजवाया है। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर आ गई और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना गोविंद नगर कोतवाली के अंतर्गत दिन में लगभग 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि महाविद्या कॉलोनी 80 फुटा रोड पर एक सिलेंडर बस्ट हुआ है, जो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर था। इसके अंतर्गत मेरे द्वारा, थाना इलाका पुलिस द्वारा और हमारे सीएफओ साहब द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के बीच में है, उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को पंचायतनामा के पश्चात मोर्चरी भिजवा दिया गया है और इसके पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घटना ये हुई है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गैस का सिलेंडर फटा है, उसका जो था क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन सिलेंडर, और बड़ी तेज धमाके के साथ फटा है। इसमें जो है 2 कैजुअल्टी यानी 1 कैजुअल्टी हो गई है और सिलेंडर हमारे घर की ओर सिलेंडर आया बड़ी तेजी से और मेरे घर की जो है चबूतरे को तोड़ दिया है। इसमें आपसे कितने घर दूर है यहाँ पर? मेरे घर से यहाँ से ज़्यादा 3 घर दूर है, 2 घर दूर है बस, काफ़ी और ज़्यादा दूर नहीं है। जिस समय फटा क्या आवाज़ आपको आई? बहुत तेज धमाके के साथ, इतनी तेज धमाका हुआ कि पूछो मत, आदमी हिल गया है इस समय। घायल भी हुए कुछ लोग? हाँ, एक शायद कैजुअल्टी हुई है, एक घायल भी हुआ है और मकानों में काफ़ी दरारें भी आ गई हैं उसकी आवाज़ से। फटा है वहाँ क्या होता था? माँ साहब जलाई का काम होता था, सुनने में आ रहा है कि वहाँ माल जलता था गिलेट का। कौन सी जगह है? ये गोविंद नगर 80 फुटा रोड F सेक्टर महाविद्या कॉलोनी है। ये 12:35 पे स्थानीय फायर स्टेशन भूतेश्वर पर इसकी घटना की सूचना मिली कि महाविद्या कुंड कॉलोनी सेक्टर F में जो है एक आवास में जहाँ गिलट और चांदी का काम होता था, वहाँ पे विस्फोट हुआ है, जिसमें एक महिला जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल सूचना पे जो है हम अपने यहाँ से फायर सर्विस की एक मोटर फायर टेंडर और एक छोटी बाइक, क्योंकि गली में ऐसा कहीं गली ना हो तो 2 गाड़ियाँ तत्काल भेजी गई। मौके पे मैं स्वयं और फेसो साहब भी आए, सारे लोग आए, स्थानीय पुलिस भी तत्काल पहुँची है। यहाँ देखा गया तो ये जो घर के अंदर जो है
गिलट और चांदी का काम जो है इनके घर में होता था। नीचे लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड बना था, एक फ्लोर पे जो है चांदी और गिलट का काम होता था। गैस सिलेंडर चूँकि उसकी वेल्डिंग करने में उपयोग होता है, तो उसी में विस्फोट हुआ है। काम करते समय ही विस्फोट हो, संभव तो महिला ही काम कर रही थी, इसी कारण वो अकेले महिला वहाँ पे थी, इसी कारण वो पूरी तरह से वही क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन्हीं की दुर्घटना में, इस दुर्घटना में उन्हीं की मृत्यु हुई है। और कोई कैजुअल्टी नहीं है, ना कोई घायल है। आसपास के मकान चूँकि विस्फोट काफ़ी बड़ा था, इसके टुकड़े दूर दूर तक गिरे हैं सिलेंडर के, तो अगल बगल के मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। किस तरह का सिलेंडर था? ये ऑक्सीजन का सिलेंडर था। जो गैस जो वेल्डिंग करते हैं, चांदी गिलट के काम में जो वेल्डिंग का काम करते हैं, उसमें इसका उपयोग करते हैं। यही पता चला कि इस कॉलोनी में आसपास भी और भी लोग करते हैं। मैं अभी कॉलोनी वालों से एक अपील कर रहा था, अनुरोध कर रहा था कि अगर कोई भी कॉलोनी में इस तरह से और भी कहीं घरों में कोई काम कर रहा हो तो उन्हें तत्काल मना करें, समझाएं। ये घर में रिहायशी आवास में इस तरह के कार्य जो है, जोखिम भरा कार्य घर के अंदर कतई न कराएं। और अगर नहीं मानते तो स्थानीय पुलिस में इसकी सूचना दें, हम लोगों को सूचना दें। ये वाकई में बहुत खतरनाक काम है। घर के अंदर जो है इसको नहीं करना चाहिए, महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। इसे ज़रूर रिहायशी आवास से दूर कहीं ले जाकर के काम करना चाहिए। रिहायशी आवास में इस तरह का कार्य करना बहुत ही जोखिम भरा काम होगा, उसके इसी तरह के परिणाम होंगे। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि जम्मू के लद्दाख के न्योमा में एक सैन्य शिविर में हुए हादसे में सेना के 2 जेसीओ वीर गति को प्राप्त हो गए। फर्रुखाबाद के नायब सूबेदार सुनील कुमार भी इसमें शामिल थे। सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हादसा 16 फरवरी को लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर न्योमा में हुआ। लद्दाख पुलिस भी हादसे की जांच कर रही है। तो वहीं वीर गति को प्राप्त हुए जेसीओ सुनील कुमार का उनके पैतृक गांव दुल्लामई में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हुए पुत्र ने मुखाग्नि दी। भैया थे ताऊ का लड़का। क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। अच्छा, ये कब भर्ती हुए थे? 6 मार्च 2009 में। और इनकी पोस्ट कहाँ पर थी? पोस्टिंग इनकी थी वहाँ सियाचिन मिली लद्दाख में, पुंछ से आउट हुए थे। अच्छा, ये घटना कैसे हुई, कैसे ये शहीद हुए? आज सुनने में उस दिन जब घटना सूचना मिली तो ये कह रहे थे वो क्या नाम टंकी ब्लास्ट हुई। अब ये सुनने में आ रहा है कि कह रहे कुछ आईडी वगैरह थी, ब्लास्ट होने से टंकी हुई, उसी घटना से इनके लोगों के मतलब वो डेथ हुई है। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? हाँ, भैया की शादी हो गई। कब शादी हुई थी? 1 फरवरी 2013 में। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 2 बेटे हैं, 1 लड़का। लड़का कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। अच्छा, और बेटी? बेटी एक 9 की है और एक 5-7 साल की है। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम एक बड़ी का गौरी, छोटी का ईशा। और लड़के का? ईशु कुमार। अच्छा, पिताजी क्या करते? वो फार्मर थे। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर स्थित चकेरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 9 डंपर गाड़ियों से 400 पशुओं को बरामद किया गया। जहां पर कानपुर शहर में तैनात पुलिस आयुक्त अखिल कुमार सिंह के नेतृत्व में और चकेरी सर्किल में तैनात आईपीएस अधिकारी सुमित रामटेक के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 डंपर गाड़ियों से 400 पशुओं को बरामद किया। यह कार्रवाई चकेरी और महाराजपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। बता दें कि पुलिस ने इन गाड़ियों को कौशाम्बी से उन्नाव जा रहे रास्ते पर पकड़ा, जहां पशु तस्कर इन गाड़ियों में पशुओं को अवैध तरीके से ले जा रहे थे। यह कार्रवाई कानपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस द्वारा किया गया यह सराहनीय कार्य तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगा और क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। वहीं कमिश्नर सर द्वारा भी इस कार्रवाई की सराहना की गई है और उम्मीद जताई गई है कि भविष्य में ऐसी और सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पशु तस्करी पर काबू पाया जा सके। कल रात को ही एक सूचना आई थी कि यहाँ से जो कौशाम्बी जनपद है वहाँ से कुछ गाड़ियाँ महाराजपुर चकेरी होते हुए सीधा उन्नाव को जाती हैं और ये सूचना पे हम पिछले 7-8 दिन से काम कर रहे थे। कल रात को सूचना आई थी, पर कल रात को उसको हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए। फिर सुबह एक लीड मिली कि ये सारी गाड़ियाँ उन्नाव जो गाय भैंस इनको लेके जा रही हैं, तो फिर वो सूचना पे हमने काम करके आज 10 ट्रक सीज किए हैं। गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ को जा रही थी और कितने लोग पकड़े गए इसमें? गाड़ियाँ उन्नाव से लेके
उन्नाव जा रही थी कौशाम्बी से लेकर, कौशाम्बी से निकली थी और हर एक ट्रक में 3-4 ऐसे आदमी हैं और एक ट्रक में लगभग मान लीजिए 40 से 50 गाय भैंस ऐसे होंगी। जहाँ जा रही थी क्या वहाँ तक कुछ जानकारी मिली कि किनके थ्रू जा रही थी और किसके पास जा रही थी? अभी तो जस्ट हमने सीजर कंप्लीट किया है गाड़ियों का। अब जितने लोग हमने हिरासत में लिए हैं तो उन सारे लोगों से हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें आपको बता पाएंगे। सर टोटल कितने लोग पकड़े गए हैं? टोटल अभी इतना सीजर में हम टाइम लगा रहे थे तो हम गिन नहीं पाए टोटल, पर मोटा मोटा ऐसा मान लीजिए कि 8 गाड़ियाँ, एक गाड़ी में 3 से 4 लोग हैं तो ऐसे 20 से 30 लोग होंगे। जानवरों की संख्या क्या होगी? एक गाड़ी में अराउंड 40 से 50 है तो टोटल गाड़ियाँ मिला के 400 के करीब। कृष्णा तिवारी नाम है, हिंदू समाज का कार्यकर्ता हूँ। अभी जानकारी हुई है कि कानपुर में बड़े स्तर पर पशु तस्करी की जा रही है और एक तरीके से कानपुर को जिस तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के निमित्त देखा जाए तो अभी कुछ ट्रक सीज किए गए हैं जिनमें बड़े स्तर पर जानवर लदा हुआ था। और जब पुलिस ने उसकी जांच की तो जांच करने के बाद लगभग 10 से 12 ट्रक उन्होंने सीज किए हैं, जिसमें गौवंश और पशुओं की होने की सूचना है। हम चकेरी एसपी साहब की प्रशंसा करने के साथ उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने बड़े स्तर पे जो पशु तस्करी हो रही थी और इन जिहादियों के द्वारा कानपुर में जिस तरीके से जिहाद को प्रमोट किया जा रहा था और कानपुर को एकदम जिहाद की नगरी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उस पर रोक लगाने का जो उन्होंने काम किया है इसका उनके लिए हृदय से धन्यवाद। और हम उनसे आग्रह भी करेंगे कि इसी तरीके से आगे भी संलग्न चेकिंग अभियान के साथ में जितने भी इस तरीके के पशुओं के खिलाफ अभियान चलाकर पशुओं की रक्षा सुनिश्चित कराई जाए और गौओं की रक्षा सुनिश्चित कराई जाए। बजरंग दल लगातार पशुओं को लेकर काम कर रहा है। अभी आपने सीपी को भी ज्ञापन दिया था इसी मामले में, इसके बावजूद भी ये चालू है ना। सीपी साहब को ज्ञापन देने के बाद में ही कानपुर पुलिस एक्टिव हुई है और उसके बाद यह अभियान चलाया गया। यह अभियान सिर्फ यहीं रुकने वाला नहीं है, इसके बाद कानपुर में जहाँ से भी पशु तस्करी होती है उन सभी स्थानों को ब्लॉक करेंगे, उनको टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद ये जिहादी जहाँ पर भी अपना जिहाद फैलाने का प्रयास करेंगे, इनके फन को वहीं पे कुचलने का हम काम करेंगे। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि जहां राष्ट्रीय जन जागरण सेवा न्यास शक्ति पीठाधीश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी ने प्रार्थना पत्र दिया, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया। दरअसल महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था और बयान को लेकर राष्ट्रीय जन जागरण सेवा न्यास ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोतवाली प्रभारी शाहबाद को शिकायती पत्र दिया गया। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है तो ये सत्य सनातन है। कब से शुरू हुआ इसको कोई नहीं बता सकता कि ये कुंभ कब से प्रारंभ हुआ है। सरकारें आती हैं जाती हैं, जो भी सरकार रहती है वो उसकी व्यवस्था देखती है और दुर्घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं, घरों में हो जाती हैं, सब व्यवस्थाएं चलती रहती हैं इस तरह से। लेकिन जो ममता बनर्जी ने उसको मृत्यु कुंभ करार दिया है, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि वो राजनीतिक हैं। राजनीतिक लोगों के लिए कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे सत्य सनातन महापर्व के संबंध में जो उन्होंने मृत्यु कुंभ करार दिया है ये बहुत ही निंदनीय है। और ये भारत में एक तरह से अशांति फैलाने का एक तरीका उन्होंने अपनाया है ताकि हिंदू उग्र हो और कोई भी घटनाएं हों और उन्हें कुछ न कुछ कहने का मौका मिले। ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून को करना चाहिए। अगली खबर यूपी के संभल से है। आपको बता दें कि संभल में कल्की धाम मंदिर में निर्माण के उद्घाटन में पहुंचे गीतकार मनोज मुंतशिर ने सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कल्की मंदिर के निर्माण से पहले पीएम एवं राज्यपाल के आगमन को क्रांतिकारी युग की शुरुआत बताया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सनातन नदी की धारा है जिसे कोई काट या नहीं सकता, ना ही बांट सकता है। सनातन था और रहेगा। सनातन को कोई मिटा नहीं सका है। सनातन के शत्रु मिटे हैं और मिटते रहेंगे। मैं समझता हूं कि जब 64 कलाओं के साथ प्रभु कलयुग में अवतार लेंगे तो जितना कुछ हमने सोच रखा है कि जितना भला जितना कल्याण इस युग का होना बाकी है वो सब प्रभु कलयुग के अवतार के साथ। भगवान राम के मंदिर के बाद संभल में 500 साल पुराने एक हरिहर मंदिर का विवाद भी छिड़ गया है और 24 तारीख को कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था और उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन ने पत्थर मारे, आगजनी की। क्या कहेंगे?
अब इस पे क्या कह सकते हैं कि हम पत्थर पूजने वाले हैं, वो पत्थर फेंकने वाले हैं। ये अंतर हम में हमेशा था और हमेशा रहेगा। सनातन को लेकर सर क्या कहेंगे? सनातन को लेकर मैं ये कहूँगा कि सनातन नदी की धारा है, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। सनातन था, है और रहेगा। इसके शत्रु मिटते रहे हैं और मिटते रहेंगे। अगली खबर यूपी के गोंडा से है। आपको बता दें कि गोंडा में नागरिक संगम कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ गंभीरता से लेने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की बात कही गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान आए हुए प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश जारी किए गए। अगली खबर मऊ जिले से है। आपको बता दें कि मऊ जिला मुख्यालय स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय पर एबीवीपी के लोगों द्वारा प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया गया। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी को 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान काफी संख्या में एबीवीपी के लोगों ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन किया। तो वहीं प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर कार्रवाई नहीं हुई तो एबीवीपी के लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज्ञापन मिला है और इस मामले में जांच की जाएगी और कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कोर कमेटी जो मऊ जिले की है, जिले में प्राप्त अनियमितताओं के खिलाफ आज हम सभी यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, विद्यालय में अनेक तरीके की सुविधाएं विद्यार्थियों को हो रही हैं। प्ले स्कूल को लेकर के, बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के आज सभी हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए व्यवस्था साथ यहाँ पे धरना दिए हुए थे, अपनी बातों को रखे हुए थे। सर ने हमें अल्टीमेटम भी दिया है और कहा भी है, जैसे मान लीजिए कि सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है खेल के लिए। सर ने कहा कि आप किसी विद्यालय में जाइए और वहाँ पे खेल की गतिविधियाँ होती रहती हैं, लेकिन मैं गारंटी, हम लोगों ने कहा कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं किसी भी आप विद्यालय में जाइए, वहाँ पे आपको खेल की गतिविधियाँ तो छोड़ दीजिए, खेल की जो सामग्री होती है वो तक आपको अनुपस्थित मिलेगी। इस पर भी संज्ञान लेने के लिए सर ने हमें परिषदीय विद्यालय की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, परिषदीय विद्यालयों की जो फंड आते हैं सरकार के द्वारा उसकी बात तो की गई है और साथ ही जो प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालयों की फीस वृद्धि को लेकर के, प्रत्येक साल एडमिशन को लेकर के और साथ ही साथ प्ले ग्रुप के नाम से जो भी चल रहा है उसकी मान्यता सरकार द्वारा नहीं दी गई है। क्लास 3 के विद्यार्थियों की फीस आप देखेंगे तो अगर आप प्ले स्कूलों में जाएंगे तो आपकी फीस रहेगी 7,000, 8,000 से 10,000 और साथ ही साथ उनकी जो अवैध वसूली भी की जा रही है, जो हर साल ड्रेस बदल दिए जाते हैं, उन सब बातों को भी लेकर के आज सब हम लोग अपनी बात। क्या लगता है व्यापार हो रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से व्यापार हो रहा है। शिक्षा एक व्यापार का साधन बन चुका है। सिर्फ मऊ जिले ही में नहीं, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, पूरे देश में आप देखेंगे, शिक्षा के नाम पर सिर्फ व्यवसाय हो रहा है, शिक्षा के नाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में आप शिक्षकों को देखेंगे तो वो इंटर पास करके BA BSc के टीचर आपको विद्यालयों में पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। कितने सूत्री मांग को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? कुल मिला के 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने ज्ञापन को सौंपा। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या होगा? मांगे अगर नहीं पूरी होंगी, अभी तो ये अपने हम लोग ज्ञापन दिया है, अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो विद्यार्थी परिषद एक विशाल धरने को देने के लिए बाध्य हो जाएगा और अपनी बातों को मनाने के लिए भी बाध्य हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के मऊ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो ICSE स्कूल हैं, CBSE स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल जो है, उनमें जो आज आप देख रहे होंगे व्यवसायीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेसिक यहाँ ज्ञापन दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? हमने यहाँ पर जो आज आप देख रहे होंगे कि हर प्रति साल प्रति वर्ष फीस की वृद्धि होती जा रही है, ड्रेस को बदला जा रहा है, कॉपी बुक्स को भी बदल दिया जा रहा है और ऐसे में उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप इसी दुकान से आप कॉपी किताब खरीदिए, या तो अन्यथा अगर बच्चे दूसरे दुकानों से भी कॉपी किताब लेकर आ रहे हैं तो उन किताबों को वापस करा दिया जा रहा है, ये कहकर कि ये किताबें यहाँ स्कूल में नहीं चलेंगी। क्या लगता है कमीशन है स्कूलों का? बिल्कुल चल रहा है कमीशन। तो अगर ये बंद नहीं हुआ तो क्या करेगी विद्यार्थी परिषद? जैसे भैया ने बताया कि विद्यार्थी परिषद एक विशाल धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएगी। अगली खबर यूपी के सीतापुर जिले से है। आपको बता दें कि आए दिन अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कभी हत्याएं, कभी बलात्कार, कभी गैंगरेप तो कभी लव जिहाद जैसे मामलों के कारण सीतापुर जनपद में शासन की छवि भी धूमिल हो रही है। एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है, तो वहीं आए दिन सीतापुर में अपराधों का सिलसिला कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
मामला सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र के जेल चौकी से लगभग 20 मीटर की दूरी का है, जहां एक 4 पहिया वाहन को चोर उठा ले गए। जनपद सीतापुर में 2 पहिया वाहन चोरी तो आम बात थी, परंतु 4 पहिया वाहन की चोरी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करने का कारण बन रही है। वाहन मालिक का कहना है कि रात में गाड़ी न दिखने पर सीसीटीवी में देखने पर गाड़ी चोरी होने का उन्हें पता चला। मामला ये हुआ कि कल हम 8:30 बजे दुकान बढ़ा करके घर चले गए थे। उसके बाद सुबह जब हमारा भतीजा 8:30 बजे आया है, 8:30 बजे जब आया है तो वो जंगलियात मंदिर होके आया, दुकान उसने खोली, वो देखा कि गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी, तो उसने हमको फ़ोन किया और ड्राइवर को फ़ोन किया, जो हमारा ड्राइवर है, और सबको फ़ोन किया। मालूम हुआ कि यहाँ गाड़ी नहीं है, कोई ले तो नहीं गया है। उसके बाद जो है हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको बुलाया गया, देखा गया कि ये क्लिप देखी गई 12:10 पे गाड़ी हमारी चोर जो है गाड़ी निकालते उठाते हुए और पीछे से लाक तोड़ करके निकालते हुए जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी थी आप? हमारी गाड़ी UP 32 AJ 7274, UP 34 AJ 7274 और मारुति इको, ये गाड़ी थी। तो आपने इस विषय में पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, हमने 112 पे करीब 9 बजे कॉल किया था, वहाँ से भी लोग आए थे। उसके बाद में फिर चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह वो भी आए थे, उन्होंने हमारा नाम और गाड़ी का नंबर लिया। फिर हमने अपने हाथ सुरक्षित लिखित लिख करके FIR वहाँ कोतवाली दे करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी शाम को मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको FIR कॉपी दी जाएगी। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर में कमिश्नरेट के स्वरूप नगर थाना के हेलेट चौकी क्षेत्र में बने कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र ने फांसी लगाई। छात्र औरैया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक छात्र का नाम प्रशांत शुक्ला हेकक, जो कि प्रथम वर्ष के मेडिकल का छात्र था। छात्र हॉस्टल में रहकर फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं पुलिस अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन एवं थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय एवं चौकी प्रभारी इंदुकांत पांडे मौके पर पहुंचे और मामले की जांच जारी है। अगली खबर यूपी के मैनपुरी की है। आपको बता दें कि मैनपुरी बिछुआ क्षेत्र में युवक की जलाकर हत्या करने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी पत्नी पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दरअसल बिछुआ कस्बे का निवासी एक व्यक्ति का बीती 17 फरवरी को खेत में जले हुए अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, एक सूचना आई थी कि एक जली हुई डेड बॉडी थाना बिछुआ के अंतर्गत एक खेत में बरामद हुई है, पड़ी थी। घटना की जब सूचना मिली तो पुलिस फोर्स वहाँ गई और उसके बाद मृतक की पहचान की गई साजिद के रूप में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया है कि भोला यादव नामक और उसके कुछ साथियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। घटना के लिए एडिशनल SP सिटी, CO क्षेत्राधिकारी क्राइम ऑब्लिक सिटी और थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम बना के इस पे घटना को खुलासा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा गया, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से हमें साक्ष्य भी मिलते गए। इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी और जो एक सुमित नाम के लड़के जो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच बहुत कई दिनों पहले से बातचीत हो रही थी और इनकी बातचीत प्रगाढ़, मतलब दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि ये अपने जो मृतक की पत्नी है वो कहीं ना कहीं अपने पति को की हत्या करना चाहती थी या अपने कहे तो उसको हटाना ही चाहती थी। इन दोनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग का पहला पार्ट ये था कि पत्नी के द्वारा इसे मतलब कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जाएगा और उसके बाद मतलब जो सुमित है वो कहीं जाके से मार के इसकी हत्या कर देगा। और दूसरा मोटिव ये था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो इसका स्वतः ही इसका जो आरोप है, क्योंकि इसके पूर्व कभी केस भोला यादव पे और उसके आसपास के लोगों से चला था, तो उन पे चल जाएगा और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि जो तहरीर मिली थी उसमें उनको ही नामजद किया गया था। और शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि कहीं नामित अभियुक्त के द्वारा ही कार्रवाई की गई है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि पत्नी ने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को नशीले पदार्थ खिलाया और उसके बाद सुमित तो इसको लेके खेत में चले गए, जहाँ चूँकि मैकेनिक था उन्होंने रिंच से, जब ये थोड़े से हल्का बदहोशी टाइप के आने लगी तो इसको इस रिंच से बहुत तेज़ वार किया सिरे पे। जब ये अच्छे तो गिर गए तो उन्होंने पेट्रोल और कोई मतलब फॉसिल ऑयल का यूज करके
उसमें और आसपास के पुआल को ढक के आग लगा दी और इससे जो साजिश था उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें टीम ने कड़ी मेहनत की। आपने देखा 24 घंटे के अंदर ही सफल इसका खुलासा हुआ है। इसमें दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जो हत्या के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की गई थी उसको बरामद किया गया है। अब बात करेंगे कानपुर की है। आपको बता दें कि कानपुर स्थित सजेती से खबर है, जहां हत्या करने वाले आरोपी ने शव को घर के अंदर घसीटा और मामले की जांच करने एडीसीपी सर्किल फोर्स के साथ पहुंचे। तो वहीं घटना से गांव में तनाव का माहौल है। बता दें कि घाटमपुर के सजेती में दबंगों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खून से लथपथ शव को घर के अंदर घसीट लिया। जानकारी मिलते ही कानपुर एडीसीपी महेश कुमार सर्किल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में तनाव का माहौल है। अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया और पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। रवि यादव नाम का एक मेरे गांव में गुंडा है। उसने 3 दिन पहले घर में आके धमकी दी कि तुमको मार देंगे, 50,000 रुपये दो नहीं तुमको मार देंगे। आज मैं अपने दादी के साथ में लेटा हुआ था नीचे, मेरी फैमिली ऊपर थी, तो उसने मेरी उससे दादी को गोली मार के भगने लगा। तो मेरे घर वालों ने ऊपर से शोर मचाए तो ये भगा। इसके साथ में एक लड़का और था, उसकी पिस्टल गिर गई। उसकी पिस्टल से ही हमने रवि यादव को फायर कर दिया तो तुरंत वहीं पे ख़त्म हो गया। बाहर से हमने घसीट के उसको अंदर कर लिया। अब ये लोग पूरे इनके घर बार परिवार बिरादरी पूरी धमकी दे रही है तो तुमको गांव में रहने नहीं देंगे, एक भी कोई पंडित बचेगा नहीं, ना तुम्हारे घर में एक गुम्मा बचेगा, सब घर गिरवा देंगे, तुम्हारा हत्याएं तुम लोगों की हो जाएंगी जितने लोग बचे हैं। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार के गया में पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी, जहां मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसका बता दें कि गया पुलिस और अपराधियों के बीच यह मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि दूसरा अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल अपराधी गुरुआ थाना क्षेत्र के रहने वाला है। यह कार्रवाई डोभी पुलिस और टेक्निकल के टीम के द्वारा की गई है। वहीं घटना के बाद सिटी एसपी सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गई है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर ने दरभंगा में प्रेस वार्ता के दौरान 2025 और 2026 के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दरभंगा में प्रेस वार्ता के दौरान 2025-26 के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रबंधक भवन सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि यह बजट बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए बीते 10 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की और साथ ही मिथिला में मखाना बोर्ड की गठन और मखाना किसानों के लिए सरकार द्वारा उचित सहायता एवं मूल्य सुनिश्चित कराने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। हिंदुस्तान को देखे कि जो फूड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड या फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से कहलाने लगे, मतलब वैसी सोच है प्रधानमंत्री जी की कि हिंदुस्तान में अन्नदाता को मजबूत करो, हिंदुस्तान की महिलाओं को मजबूत करो, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को मजबूत करो और इसीलिए और देश की जनता को जो है और देश को गरीबी से निकालो, ताकि इसीलिए उन्होंने ज्ञान आपने सुना होगा, गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला, इनका जो एक तो नारी शक्ति जिसको बोलते हैं, जो इनके लिए ज्ञान उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमें इनको मजबूत करना है। मजबूत करना तो कैसे करेंगे? जाहिर है देश में ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ करने के लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। कंजम्पशन बढ़ने के लिए डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए। तो आपने इस बार देखा होगा, इस बार और दूसरी के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर, चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, दोनों में, मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों में मजबूती दिखे। तो आपने देखा होगा इस बजट में जो सबसे बेसिक चीज है, हमें समय कम दिया है हमारे अध्यक्ष जी ने, इसलिए मेरी फ्लाइट है 4 बजे, उसी लिहाज से बोलेंगे। तो उन्होंने जो पूरा खांचा भरा, तो सबसे पहला उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि हमको एक्सेलरेट करना, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, ग्रोथ को बढ़ाना है।
अगली खबर कर्नाटक से है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगांव शहर के खंजर गली के एक किराने की दुकान में लाखों रुपए का जुआ नियमित रूप से खेलने वाले सफी नाम के एक व्यक्ति का भांडाफोड़ किया गया है। जहां बेलगांव के बड़े शहर में मटका रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है, तो वहीं टीम को जानकारी होते हुए भी नजरों से ओझल बैठी है, जो कई सवाल या निशान खड़े करती है। तो वही देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।